भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक श्री नरेंद्र सिंह जी और सभी प्रकोष्ठ और मोर्चों की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, ऐसे श्री महेंद्र नाथ जी पांडे, आदरणीय पृथ्वीराज जी शाहनी, श्री सूर्यभान जी पांडे और देश के कोने कोने से आए मेरे सभी शिक्षक बहनों एवं भाइयों, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर उपस्थित हैं। और चूंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं यह मानता हूं कि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लोगों का अपनी तरफ से भी एक स्वागत करूं और अभिनंदन करूं। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पहले शिक्षा का कोई प्रकोष्ठ नहीं हुआ करता था, लेकिन शिक्षा के महत्व को समझते हुए और शिक्षकों की भूमिका के महत्व को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि जैसे अन्य प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों का हम कोई ना कोई प्रकोष्ठ तैयार करते हैं और उसके माध्यम से उन्हें अपनी भूमिका निभाने का अवसर देते हैं, तो शिक्षा क्षेत्र में भी एक शिक्षक प्रकोष्ठ होना चाहिए। इसके महत्व को समझते हुए ही हम लोगों ने शिक्षक प्रकोष्ठ बनाने का यह फैसला किया है। कोई यह कह सकता है कि शिक्षक प्रकोष्ठ का काम क्या है, तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री नरेंद्र सिंह जी ने उस संबंध में बहुत ही संक्षेप में आपको जानकारी दी है। हां, इसके पहले मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों के जिलाध्यक्षों को मैं यह कहूंगा कि शिक्षक प्रकोष्ठ की अहमियत को कम न समझा जाए, बल्कि यह शिक्षक प्रकोष्ठ का गठन होना चाहिए। और शिक्षा क्षेत्र से मैं भी जुड़ा रहा हूं, मैं भी एक अध्यापक रहा हूं। आप इस देश के दूर दराज किसी भी कोने में चले जाइए, किसी पेशे से जुड़े हुआ दूसरे पेशे से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति मिले अथवा न मिले, लेकिन शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई न कोई शिक्षक और कोई न कोई छात्र निश्चित रूप से उपलब्ध होगा। व्यापक स्तर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी ऐसा पेशा नहीं है जिस पेशे के लोग इस भारत के कोने कोने दूर दराज और जो बीहड़ और जटिल क्षेत्र माने जाते हैं वहां पर मिल जाएं। मिलेंगे तो केवल शिक्षा क्षेत्र के लोग ही मिलेंगे वहां। सचमुच हमारी भी इच्छा है, जो शिक्षक होता है उसकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? इसलिए होती है कि वह शिक्षक सैकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षित करता है और जो उसके छात्र होते हैं, केवल शिक्षा हासिल करते समय ही नहीं बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी यदि वह जाते हैं तो अपने शिक्षक के प्रति एक सम्मान का भाव, एक आदर का भाव वह रखते हैं। यदि शिक्षक कोई बात यदि बोलता है तो अन्य पेशे से जुड़े हुए लोगों के द्वारा यदि कोई बात रखी जाती है, उससे कहीं अधिक प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर शिक्षक के द्वारा कही गई बात का होता है। और यदि हम राजनीति के माध्यम से इस देश में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मैं यह मानता हूं कि उसमें शिक्षकों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, नौजवानों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह शिक्षक प्रकोष्ठ केवल प्रदेश स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित न रहे, बल्कि आप हर पोलिंग बूथ पर भी एक शिक्षक यदि खड़ा कर सकते हैं तो वह करने का प्रयास आपको करना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिले स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर भी यदि आप लोगों ने अपनी एक भूमिका निभाई और स्वस्थ सोच के आधार पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए, तो आपका भी एक कद समाज में निश्चित रूप से बढ़ेगा। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। स्वस्थ सोच के आधार पर जो मैंने बात कही है वह क्यों कही है?
क्योंकि लोग राजनीति और राजनेता दोनों के प्रति पहले जितना अच्छा भाव हुआ करता था, जितना एक आदर और सम्मान का भाव हुआ रहता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। वह कमी क्यों आई है? क्योंकि वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के कारण ही यह संकट पैदा हुआ है। और मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ जो भी कार्यकर्ता है, उसकी सबसे पहली यदि कोई चुनौती होनी चाहिए तो यह होनी चाहिए कि भारत की राजनीति में जो एक विश्वास का संकट, एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई है, उसको मैं चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं और इस पर मैं विजय हासिल करूंगा। इस भाव से हम सबको एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। और हम बार बार कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से केवल सरकार नहीं बनाना चाहते, यानी सरकार तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल सरकार बनाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य सरकार के साथ साथ समाज बनाना भी है और देश बनाना भी है। इस स्वस्थ सोच के साथ हम सबको काम करने की आज आवश्यकता है। आजादी हासिल होने के बाद शिक्षा की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, आप सभी इस बात से सहमत होंगे, उतना ध्यान दिया नहीं गया। बल्कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की नकल करके हम लोगों ने अपनी शक्ल बिगाड़ ली है। आज सांस्कृतिक प्रदूषण को लेकर लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कल्चरल पॉल्यूशन, सामाजिक प्रदूषण लेकर समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में चिंता व्यक्त की जा रही है। इसका निराकरण कैसे होगा? और मैं जानता हूं कि इस देश के बड़े माने जाने शिक्षाविद, इंटेलेक्चुअल्स ये कहते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, यानी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके बारे में रीथिंक किया जाना चाहिए, इसके संबंध में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कौन करेगा? राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा माध्यम है किसके माध्यम से हम बहुत बड़े से बड़े फैसले कर सकते हैं और बड़े से बड़े परिवर्तन को भी हम अंजाम दे सकते हैं। यह हो सकता है। तो मैं यह मानता हूं कि जहां पर शिक्षक प्रकोष्ठ का काम भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, यानी हमारी जो दार्शनिक अवधारणा है, जो हमारी विचारधारा है, इसको भी जन जन तक ले जाना, लेकिन वहीं पर इस शिक्षक प्रकोष्ठ को कोई न कोई एक ऐसी कमेटी बनाकर यह भी एक रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है कि हम शिक्षा प्रणाली, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में हमको क्या क्या चेंजेस करने हैं, हमको क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए, ताकि भारत की प्रकृति, भारत के स्वभाव, इसके अनुरूप हम इस देश को एक शिक्षा पद्धति दे सकें, एक शिक्षा प्रणाली दे सकें। यह भी जिम्मेदारी जो है मैं मानता हूं कि शिक्षक प्रकोष्ठ की है। शिक्षा का जहां तक प्रश्न है, आप जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, यह जो है एक मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता होती है, लेकिन वहीं पर जीने के लिए तो रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए केवल रोटी, कपड़ा और मकान पर्याप्त नहीं है। क्या चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। और आप सभी जानते हैं कि मानवीय विकास का, ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट यदि ऑर्गन, यानी सबसे महत्वपूर्ण अंग यदि कोई है तो शिक्षा और स्वास्थ्य है। और हमारे प्राचीन भारत में भी हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाता था। और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मैं सभी शिक्षक भाइयों, आपसे मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जो परंपरागत शिक्षा रही है उसको लेकर हमारे मन के अंदर कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना कभी पैदा नहीं होनी चाहिए। आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि यही हमारी भारत की परंपरागत शिक्षा, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम यही था
कि हमारा भारत उस समय जगत गुरु के पद पर सारे विश्व में विद्यमान था, विश्व गुरु के पद पर आसीन था। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यदि इस देश का इस विश्व का, इस वर्ल्ड का सबसे अग्रणी देश कोई माना जाता था तो भारत माना जाता था। इसलिए उसको लेकर हमारे मन में कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा होना चाहिए। और देखिए, हमारे यहां शिक्षा की ऑटोनॉमी, स्वायत्तता किस हद तक थी। कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता था शिक्षा के क्षेत्र में। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण तो हमारे पास सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन केवल एक उदाहरण आपको मैं दूंगा, महाभारत का उदाहरण। आपने देखा होगा कि द्यूत कीड़ा माने जुआ, उसको क्या बोलेंगे, चौसा, जुआ। जिस समय युधिष्ठिर खेल रहे थे तो उन्होंने जो हार गए उस जुए में, उस चौसे के खेल में, जब वो हार गए तो जानते हैं उन्होंने, उसके पहले माने जब जुआ शुरू होता है तो उसके पहले कुछ पैसा वैसा रखते हैं, शायद कुछ ऐसा ही होता होगा, यही है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना पूरा राज्य दांव पर लगाता हूं। लेकिन उन्होंने कहा राज्य तो पूरा मैं दांव पर लगाता हूं, लेकिन हमारे राज्य में जो स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, और जो मंदिर हैं और जो मठ हैं, उन मंदिर, मठों और विद्यालयों को छोड़कर मैं पूरे अपने राज्य को दांव पर लगाता हूं। यह युधिष्ठिर ने उस समय कहा था। यानी राजा थे युधिष्ठिर, लेकिन शिक्षण संस्थाओं को दांव पर लगाने का काम, और साथ ही साथ जो मंदिर और मठ थे उनको दांव पर लगाने का उन्हें अधिकार नहीं था। शिक्षा की स्वायत्तता हमारे भारत में कितनी थी, कोई राजनीतिक दबाव इसके ऊपर नहीं हुआ करता था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पश्चिमी देशों की जो शिक्षा व्यवस्था है वह बराबर राजनीतिक दबाव में रही है। उसकी उतनी स्वायत्तता नहीं रही है जितनी कि हमारे प्राचीन भारत में, हमारी परंपरागत शिक्षा में स्वायत्तता रही है, उतनी नहीं रही है। अब जैसे वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, यह सब सारी विचारधाराएं भिन्न भिन्न देशों को अपनी अपनी तरह से प्रभावित करती हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होता था। भारत की प्रकृति, भारत के स्वभाव के अनुरूप ही हमारे यहाँ इस देश में शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। हम लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन भारत में ही थे कि केवल भारत के लोग ही वहां अध्ययन करने के लिए नहीं आते थे, बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आते थे। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेजों की हुकूमत आई, और अंग्रेजों की हुकूमत आने के बाद इस देश को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, पूरी तरह से इनके ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके संबंध में उन्होंने विचार शुरू किया। तो हमारे यहां एक यह बराबर चर्चा की जाने लगी, और हम लोगों के, भारतवासियों के चित्त में यह बात बैठाने की कोशिश की गई कि यह जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है भारत का, वह बहुत ही रूढ़िवादी है, यह दकियानूसी लोग हैं। यह एक भाव, एक प्रकार की प्रवृत्ति सारे भारत में पैदा करने की कोशिश की गई। यहां तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मचारी हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट तो बहुत बड़ी बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां यहां के एजुकेशन सिस्टम के बारे में किया करता था। और उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड मैकाले ने जो कुछ भी किया है वह आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक आगे बढ़कर कह दिया